मेरे प्यारे छात्रों, पिछले सेशन में हमने जो है न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया था। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं और जो फूड एलिमेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, उसमें हमें कितना क्या लेना चाहिए। हमने आपको मैंने बैलेंस डाइट के बारे में ही बताया था। और आज का सेशन बहुत ही मस्त और धांसू होने वाला है भाई। इसमें से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके पास जो कलेक्ट करके लाया है वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। इसलिए कॉपी और कलम हाथ में ले करके आप इस सेशन को देखेंगे और नोट करेंगे। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं फूड एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि देयर आर 6 फूड एलिमेंट, भोजन के जो 6 पोषक तत्व हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाओ भाई, वनडे एग्ज़ाम, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, जो भी आप देने जाओगे, हर जगह इस जो बैलेंस डाइट से या मतलब जो आपको जो मैं फूड एलिमेंट बता रहा हूँ, इससे आपको क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलें देर ना करते हुए हम जो इस सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। और आप लोग जो है बिल्कुल अलर्ट होकर है ना हमारी एक एक बात सुने, क्योंकि हर एक बात और हर एक जो पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉपी कलम निकालिए, है ना, और चालू हो जाइए मेरे साथ। थैंक यू। चलें हम लोग देखते हैं भाई। हमने कहा कि देयर आर 6 फूड एलिमेंट और सबसे पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि ये जो 3 फूड एलिमेंट हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड एलिमेंट हैं और इनको ही पाचन की आवश्यकता होती है। बाकी जो 3 फूड एलिमेंट हैं, आपका विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, इसको जो पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो एक एक करके हम चलें, यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई। पहला जो हमारा जो फूड एलिमेंट है, देखिए यहाँ पर फूड एलिमेंट्स है, देयर आर 6 फूड एलिमेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 फूड एलिमेंट हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर जो हमने सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं भाई कि ये फूड एलिमेंट जो है वो हमें किससे किससे प्राप्त होता है। तो नॉर्मली जो है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो अनाज से प्राप्त होता है भाई, फल से प्राप्त होता है, डेयरी प्रोडक्ट, दूध के जितने भी प्रोडक्ट हैं, है ना, जैसे कि आपका जो है दूध कम हो गया, मक्खन हो गया, है ना, पनीर हो गया, जो भी। और उसके बाद लेग्यूम्स, जो भी दलहन पौधे हैं, उससे हमको जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। प्रोटीन ग्रेन से, पल्सेस, जितने भी दाल हैं, दलहन पौधे होते हैं भाई, उस समय प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मीट हो गया, फिश हो गया एंड डेयरी प्रोडक्ट। उसी प्रकार से फैट है, घी हो गया, मिल्क हो गया, नट हो गया, फैटी फिश हो गया, एक्सेट्रा। ये जो है हमको फैट प्रदान करता है भाई। विटामिन्स, नॉर्मली जो हम साग सब्जी जो खाते हैं, वेजिटेबल्स और जो फल लेते हैं, उसमें जो है मुख्य रूप से विटामिन्स पाया जाता है भाई। मिनरल्स, मीट हो गया, उसके बाद अन्न हो गया भाई, उसके बाद जो है फिश है, डेयरी प्रोडक्ट है, फूड है, सबसे हमको क्या मिलता है, मिनरल्स प्राप्त होता है। वाटर, हम अलग अलग सोर्स से वाटर को प्राप्त करते हैं भाई, रिवर हो गया, वेल हो गया, पॉन्ड हो गया, सी हो गया, है ना, इससे हम लोग जो है जल को प्राप्त करते हैं। ये तो हमारा है कि जो फूड एलिमेंट है और उसको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, फूड सोर्स के बारे में। अब हम एक एक फूड एलिमेंट के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। चलें हम लोग पहला फूड एलिमेंट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखो भाई, ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है।
और अगर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर अनुपात देखा जाए भाई, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1, यानी 1:2:1। ठीक है, अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन जो है 2 होगा भाई, और ऑक्सीजन क्या होगा 1 होगा। अगर हम इसके इंपेरिकल फॉर्मूला आनुपातिक सूत्र के बारे में अगर चर्चा करें, तो कार्बोहाइड्रेट का जो आनुपातिक सूत्र होता है वो CH2ON। देखो बाबू, यहां पर कार्बोहाइड्रेट का आनुपातिक सूत्र हम लिख रहे हैं CH2O। देखो यहां पर है CH2O और N। यहां पर देखिए, अगर N का मान आप चेंज करते चलोगे तो कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या भी चेंज होगा। जैसे यहां पर आप देखिए, यदि N का मान हम 3 रखते हैं तो यहां 3 रखोगे भाई। देखिए, अगर हम इस तरह से लिखते हैं CH2O3, तो कार्बन 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होगा 3 होगा। अगर कार्बन की संख्या अगर 3 है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइओज। ट्राई मतलब होता है 3, और इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला के आधार पर ट्राइओज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा C3H6O3। उसी प्रकार से अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 4 लिखते हैं तो होता है वो टेट्रोज। टेट्रा कहा जाता है 4 को। तो टेट्रोज में कार्बन की संख्या अगर 4 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा भाई 8 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 4 होगा। उसी प्रकार से यदि हम नाइट्रोजन एन जो है, यदि हम जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या यहां 5 लिखें, सॉरी यहां पर जो है 5 लिखना है भाई, है ना। अगर यहां पर हम 5 लिखें, यहां पर लिख देते हैं, अगर ये 5 है तो कार्बन 5 हो जाएगा, हाइड्रोजन 10 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होगा 5 होगा। अगर मान लो कार्बन की संख्या 6 रखते हैं भाई, तो C6H12O6 होता है, और इसी को कहा जाता है कॉमन कार्बोहाइड्रेट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कॉमन कार्बोहाइड्रेट। जब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात की जाती है तो हम जो है हेक्सोज के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन जब पेंटोज या हेप्टोज या टेट्रोज या ट्रायोज बोला जाए तभी हम कार्बन की संख्या का अलग अलग मूल्यांकन करेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो आप समझिएगा कि हेक्सोज के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये बात है, आपको समझ में आया भाई। यहां पर जो है ये नंबर ऑफ जो है कार्बन के आधार पर जो है आपने देख लिया कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इस तरह से, है ना। चले कुछ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देखिए। अगर कार्बोहाइड्रेट को भाई हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट का एक ही मॉलिक्यूल अगर है, अगर एक मॉलिक्यूल अगर कार्बोहाइड्रेट का है, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स होता है 1, और सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल अगर हैं, उसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। और 2 मोनोसैकेराइड अगर आपस में मिलते हैं भाई तो बनता है हमारा डायसैकेराइड। 2 मोनोसैकेराइड मिलकर के डायसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है, और बहुत सारे मोनोसैकेराइड जब आपस में पॉलीमराइज्ड होते हैं, पॉलीमराइजेशन का मतलब समझते हैं भाई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के जब लार्ज मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो बनता है वो कहलाता है पॉलीमर, और जिससे बनता है वो कहलाता है मोनोमर। तो यहां पर जो है हमारा ये पॉलीसैकेराइड बना, पॉलीसैकेराइड हमारा क्या है पॉलीमर हुआ, और बनता किससे है मोनोसैकेराइड से, तो मोनोसैकेराइड हमारा मोनोमर हुआ।
तो इस प्रकार से बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जब पॉलीमराइज्ड होते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होता है भाई। मोनोसेक्राइड का जो टेस्ट हो, यानी मोनोसेक्राइड जो है सबसे सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, ध्यान रखना है। उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा जो है डाइसेक्राइड होता है भाई, और डाइसेक्राइड से भी ज़्यादा जो मोर कॉम्प्लेक्स वो हमारा जो है पॉलीसेक्राइड होता है। अगर टेस्ट के बारे में देखा जाए तो मोनोसेक्राइड का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, डाइसेक्राइड का भी टेस्ट हमारा स्वीट होता है, और पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग रोटी खाते हैं भाई, तो रोटी में स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च क्या है, आपका एक पॉलीसेक्राइड है। रोटी को जब मुंह में रखते हैं तो किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं आता भाई, लेकिन जब उसी रोटी को हम जब ज़्यादा देर तक जब चबाते हैं तो हमारे माउथ में जो सलेवरी ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड के द्वारा जो सलेवरी एंजाइम टाइलिन का सेक्रेशन होता है भाई, और वो एंजाइम इस पॉलीसेक्राइड को कन्वर्ट कर देता है डाइसेक्राइड में, और डाइसेक्राइड को कन्वर्ट कर देता है मोनोसेक्राइड में। और जब ये डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड में जब ब्रेक कर जाता है तब हमें रोटी जो है मीठी लगने लगती है। तो रोटी के मीठे लगने का कारण ज़्यादा देर तक चबाने पर कन्वर्शन ऑफ पॉलीसेक्राइड इनटू डाइसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड इनटू मोनोसेक्राइड थ्रू एंजाइमेटिक एक्शन जे आपका टाइलिन। अगर टाइलिन एंजाइम के द्वारा जब पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में और डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड में जब ब्रेक करता है भाई, तभी जो है हमें रोटी जो है वो मीठी लगने लगती है। चलिए आइए हम यहाँ पर देखें, डाइसेक्राइड का भी टेस्ट हमने कहा आपको मीठा होता है भाई, पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। एग्जाम्पल जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो है हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। इसको हमने जैसे सिंबल के थ्रू दर्शाया है भाई। ग्लूकोज को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रुक्टोज को जो है एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और गैलेक्टोज को जीएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैंने कहा कि दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलकर के डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। अगर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस मिलते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। माल्टोज एक डाइसेक्राइड है। उसी प्रकार से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलकर के सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलकर के लैक्टोज का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब आपस में पॉलीमराइज्ड होते हैं तो सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजेन जैसे पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे हम लोग देखें। अब यहां पर आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हमने जो है एक एक पॉइंट में यहां पर जो है दिखाने का प्रयास किया है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो आपका होगा फ्रुक्टोज। याद रखना भाई, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट हमारा कौन है? फ्रुक्टोज है। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें तत्क्षण या तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे पूछा जाए तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज है। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, है ना, तो कम से कम जो है एक बॉटल जो है ग्लूकोज घोर करके जाइए। कहीं हमारे कुछ ऐसे भाई होते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर अनफेवरेबल क्वेश्चन देखते हैं दो चार, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है डाउन होना शुरू हो जाता है या अप होना शुरू हो जाता है। भाई ग्लूकोज रखिए, जैसे आपका एनर्जी लेवल डाउन होने लगेगा दो चार घूंट मारिए, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तुरंत आपको एनर्जी देगा और आपका जो है दिल दिमाग जो है बैलेंस हो जाएगा। तो भाई जब देखते होगे आप, जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर जाता है बहुत अधिक मात्रा में, जब उसके शरीर से ब्लड बाहर निकल जाता है भाई, और जब एनर्जी उसके शरीर में नहीं रह जाता तो डॉक्टर तुरंत से सलाइन चढ़ाते हैं, है ना, डेक्स्ट्रोज उसको देते हैं भाई, है ना, उसको जो है एनर्जी दी जाती है ना, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ताकि जल्द उसको जो है तुरंत एनर्जी मिले और सारे बॉडी के अंग एक्टिव रह सके। इसलिए
अगर आपसे पूछा जाए कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज जो है वो तत्क्षण ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट है जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है भाई, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप दूध खाते होगे भाई, दूध जो है स्वाद में आपको मीठा लगता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भाई किस कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण दूध मीठा होता है, तो ध्यान रखिएगा दूध में पाया जाता है लैक्टोज, और लैक्टोज को ही मिल्क शुगर कहा जाता है। यानी लैक्टोज की उपस्थिति के कारण ही दूध जो हमें मीठा लगता है भाई, याद रखना। यहां पर देखो मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण ही दूध क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, अब जरा सा ध्यान देना, सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में मैंने बताया था कि प्लांट का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो सेल वॉल होता है भाई, और सेल वॉल जो बना हुआ होता है सेलुलोज का। और सेलुलोज होता क्या है भाई, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब इस प्रकार से आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, सब आपस में जब जुड़ जाते हैं भाई, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मान लो ये है ना, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाता है, ये बना देता है सेल्यूलोज। ये बनाता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्यूलोज है किसका बहुलक है, तो याद रखना है सेल्यूलोज है ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। देखो भाई प्लांट है और एनिमल है, प्लांट में अगर स्टोर फूड के रूप में अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा प्लांट में जो है कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय जो है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई, है ना। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट एज स्टार्च, किस रूप में ये स्टार्च होगा भाई, ये प्लांट के केस में ये स्टार्च के रूप में जो है स्टोर होगा। और अगर एनिमल सेल्स की बात की जाए तो एनिमल में ध्यान रखिएगा कि ये प्लांट में हमारा स्टार्च के रूप में होता है, और एनिमल में अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है भाई, तो ध्यान रखिएगा ये ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट एज स्टार्च, बट इन एनिमल इट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजेन। देखो सिल्क के जो धागे होते हैं भाई, सिल्क के जो थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, जैसे हमारा जैसे सिल्क जो कि सिल्क वर्म से तैयार किया जाता है ना, और जैसे कि हमारा रेशम का कपड़ा तैयार होता है भाई, तो सिल्क के जो धागे होते हैं, सिल्क थ्रेड, वो जो है प्रोटीन का बना हुआ होता है, लेकिन जो सूती धागा होता है वो जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इस चीज को ध्यान रखना, सिल्क थ्रेड जो है ये प्रोटीन का बना होता है, जबकि हमारा जो कॉटन थ्रेड जो है, सूती जो धागा होता है भाई, वो जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और एक चीज जानते हो आप, सैक्रीन, सैक्रीन जो है जो शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कि चीनी खाने से मना किया जाता है भाई, है ना, तो वो जो है शुगर फ्री जो है सारी चीज़ जो है खाते हैं। रसगुल्ला खाने का मन है शुगर फ्री रसगुल्ला खाएगा, चाय पीने का मन है शुगर फ्री जो डाल करके जो चीनी तो डालेगा नहीं, शुगर फ्री मतलब जो है सैक्रीन डाल करके जो चाय बनाएगा, मीठा भी लगेगा और उसे कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज की मात्रा भी उससे नहीं बढ़ेगी। तो सैक्रीन जो है एक शुगर फ्री सब्सटेंस है भाई, जो कि मीठे के मामले में ये जो है चीनी से भी 500 टाइम्स 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है ना। और ये शुगर के पेशेंट जो है इसका उपयोग करते हैं। चलें कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं भाई, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। देखो अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि एनिमल में जो इसका स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। अब देखो
एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए भाई? तो याद रखना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अबाउट 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज नीडेड फॉर ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन पर डे। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और ध्यान रखना है भाई कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें जितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसी को कहा जाता है उसका कैलोरीफिक मान। तो कैलोरीफिक मान अगर देखें कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरीफिक मान होगा वो होगा 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे शरीर की जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनको मरम्मत करने का काम भी कार्बोहाइड्रेट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी एंड रिपेयर द फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ द सेल। ये टूटी फूटी कोशिका का मरम्मत करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी मैंने आपसे बताया कि जो सेलुलोज होते हैं वो ग्लूकोज का बहुलक होता है भाई। तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से आपस में मिलेंगे और सेलुलोज का निर्माण करेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई जो सेलुलोज जो बनेगा उसमें जो ग्लूकोज आपस में जो कंबाइंड करेंगे वो कौन सा बॉन्ड यहाँ पर ये बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में मिलने का वाला जो बॉन्ड होता है, जो मिलता है आपस में सेलुलोज में, उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन सेलुलोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड विथ ईच अदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ही ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है आपस में बंधे हुए होते हैं सेलुलोज में। माल्टोज जो है वो पाया जाता है जर्मिनेटेड सीड्स में भाई। अंकुरित बीज होगा उसमें माल्टोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सुक्रोज है वो पाया जाता है हमारा शुगर कैन में। ठीक है भाई, ये हुई बात। देखते हैं आगे। आगे का जो इंफॉर्मेशन है वो देखिए। सुक्रोज को जो है हम लोग टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। जो चीनी हम लोग टेबल पर रखते हैं भाई, है ना, उसी को कहा जाता है सुक्रोज, है ना। और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन पोटैटो, है ना, सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च जो पाया जाता है वो पोटैटो में पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ये हुआ भाई, है ना। इसको जो ध्यान रखिएगा और मेमोरी में रखिएगा। इससे जो है क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाते हैं और आपने इसको जो है नोट भी कर लिया होगा भाई। चलिए आइए हम लोग देखते हैं दूसरे फूड एलिमेंट की तरफ, जो कि हमारा है प्रोटीन। देखो भाई, जिस प्रकार से कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक होता है, उसी प्रकार से ध्यान रखना कि प्रोटीन जो है वह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ ये नाइट्रोजन का भी यौगिक होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट एंड एनिमल बोथ, बट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय प्लांट और एनिमल। चूंकि नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट और एनिमल के लिए, और यही मैंने कहा था कि एटमॉस्फेयर में जो आपका जो इतना नाइट्रोजन है 78%, उसको न तो डायरेक्ट प्लांट ले सकता है भाई और न ही एनिमल ले सकते। तो प्लांट जो है कि लेगुमिनस प्लांट के नोड में पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और फिर नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन को प्राप्त करता है और फिर प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्लांट जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसी प्रोटीन को हम लोग जो है
यानी जीव जंतु जो है वो ग्रहण करते हैं और प्रोटीन के रूप में ही हम लोग नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन किस चीज का बना होता है भाई? प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स का बना होता है। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। देखिए यहां लिखा हुआ है प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स का बहुलक होता है। और जब प्रोटीन का निर्माण होगा भाई, बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में क्या होंगे? पॉलीमराइज्ड होंगे। जैसे मान लीजिए एमिनो एसिड है, फिर ये दूसरा एमिनो एसिड्स है, फिर ये तीसरा एमिनो एसिड्स है। इस प्रकार से एमिनो एसिड्स आपस में पॉलीमराइज होते हैं। भाई ध्यान रखना है कि प्रोटीन में जो दो एमिनो एसिड्स हैं आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंट विथ ईच अदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। किस बॉन्ड से जुड़े हुआ होता है भाई? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब प्रोटीन के बारे में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना है एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 5.6 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग प्रोटीन का कैलोरीफिक मान भी कहते हैं। प्रोटीन जो है एसेंस, प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है भाई, प्रोटीन को कहा जाता है हमारे बॉडी का वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ। ये हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। देखते हैं हम अपने छोटे छोटे नाजुक बच्चों को, है ना, क्या देते हैं? उसे देते हैं कम्प्लान, देते हैं ब्रॉनवीटा देते हैं। ये कम्प्लान ब्रॉनवीटा जो भी है वो क्या हमें प्रोवाइड करता है भाई? प्रोटीन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो ग्रोइंग बेबी होता है और शारीरिक वृद्धि को करने वाला जो होता है वो कौन है? वो हमारा प्रोटीन है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति को मैंने कहा प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। भाई कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बताया 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद हमने कहा कि प्रोटीन जो है एसेंशियल है किसके लिए? हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए। और इसी को जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, इसे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। इसको आसान से इसको जो है नोट जरूर कर लेना भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इससे बनते हैं। चलिए आगे हम लोग देखें और कुछ प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन। देखो भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो ध्यान रखना रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन। सोयाबीन जो है में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है भाई कि जितना आप सोयाबीन लेते हो, सोयाबीन का जो है लगभग 40% बायोमास जो है वो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगर 100 ग्राम सोयाबीन लेते हैं तो उसमें 40 ग्राम जो है प्रोटीन पाया जाता है। भाई प्रोटीन जो है वो सर्वोत्तम स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत हमारा सोयाबीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो बताओगे मशरूम। मशरूम सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स या सेकेंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज मशरूम। मशरूम तो आपने देखा होगा भाई, मशरूम जो एक फंगस होता है, ठीक है, और इस मशरूम को ही शाकाहारी का मांस कहा जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है भाई। और दूसरी बात यह है कि जो मांस खाए हो, मैं तो बिल्कुल शाकाहारी हूँ भाई, है ना, मैंने मांस मछली अंडा कुछ नहीं खाया। आप लोगों ने मांस भी खाया होगा और मशरूम भी खाया होगा। तो अगर सही ढंग से अगर मशरूम को भी अगर सही ढंग से बनाया जाए तो मांस का स्वाद और मशरूम का स्वाद लोग कहते हैं कि सेम टाइप का होता है। थोड़ा मशरूम भी जो है चिम्मट टाइप का लगता है भाई, गुलगुल टाइप का, मांस की तरह। तो खैर जो भी हो, है ना, पोषक दृष्टिकोण से भी, पोषण के दृष्टिकोण से भी हम जो है इसको जो है मीट ऑफ हर्बीवोर्स कहेंगे। इसलिए जो है मशरूम को जो है शाकाहारी का मांस कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो भाई, प्रोटीन से और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। दूध का रंग जो उजला होता है एंड व्हाइट कलर ऑफ मिल्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केसीन प्रोटीन।
केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग उजला होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि दूध का रंग उजला किसके कारण होता है। तो याद रखना है किसके कारण, केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग उजला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई, तो याद रखना है एल्बुमिन प्रोटीन जो है अंडे में पाया जाता है। एक और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई कि एल्बुमिन प्रोटीन की एक अलग जो है विशेषता है। विशेषता क्या है कि नॉर्मल, देखो बात ये होता है भाई कि नॉर्मल, जब हम नॉर्मली हम लोग जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो वो जो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन एल्बुमिन प्रोटीन की एक विशेषता क्या है कि रिवर्स एक्शन शो करता है। जैसे आपने देखा होगा ऑमलेट बनाने वाले को क्या करता है, एक बड़ा सा जो तावा लेता है भाई, है ना, उसमें जो ग्लास में जो देखते हैं कि अंडा को जो फोड़ लिया, उसमें प्याज व्याज सब डाल देता है, नमक मिर्च जो डालना है, 2-4 बार चम्मच से हिलाया डुलाया, उसके बाद इस तावा पर जो वो रख देता है। ये मान लो कि बर्नर से इसको जो है हीट दे रहा है भाई, तवा पर रख देता है ना। देखना क्या होता है, क्या है कि जो तेलीय भाग होता है वो सेंटर वाले भाग में चला आता है, और जो उजला वाला भाग होता है वो इस प्रकार से पेरिफेरल पार्ट में चला आता है। और ये जो उजला वाला भाग जो होता है वही हमारा एल्बुमिन प्रोटीन हमारा है भाई। तो देखोगे जब गर्म किया जाता है तो बीच में ये तेलीय भाग, जो वसा वाला जो यॉक वाला भाग होता है पीला वाला, वो जो बीच में चला आता है, और जो है उजला वाला भाग जो है वो रोटी की तरह कड़ा होने लगता है। तो जो बनाने वाला, जो आमलेट बनाने वाला जो व्यक्ति होता है भाई, वो क्या करता है कि ये जो तेलीय भाग होता है इसको पूरा तेल को जो है पूरा जो है ये उजले वाले भाग में जो है वो लपेट देता है, 2-4 बार उल्टाता पुलटाता है, उसके बाद आपको थमा देता है, आप चपाचप मारते हुए चल देते हो। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ही मैं बताना ये चाह रहा हूँ भाई कि अगर इस तेलीय पदार्थ यॉक को बाहर निकाल दिया जाए तो उजला वाला भाग जो एल्बुमिन है वो रोटी की तरह कड़ा हो जाएगा। यानी था वो लिक्विड, गर्म कर रहे थे, उसको गैस में कन्वर्ट होना चाहिए था, वो सॉलिड हो गया भाई। तो रिवर्स एक्शन काम किया कि नहीं, बोलो। ये रिवर्स नेचर शो करता है एल्बुमिन, ध्यान रखना। ब्लड में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो होता है ग्लोबुलिन। देखो भाई, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, ध्यान देना। ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो है 2 वर्ड के मिलने से बना है। एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। तो ये जो ग्लोबुलिन है यही जो है हमारा ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन है, और ये हीम का मतलब होता है आयरन। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ब्लड में जो आयरन पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है भाई। आयरन जो है 2 तरह का ऑक्सीजन नंबर शो करता है, आपको मालूम है, एक फेरस के फॉर्म में रहता है और एक फेरिक फॉर्म पर आता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आयरन जो पाया जाता है वो फेरस के फॉर्म में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखें भाई। देखिए यहां पर जो है ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन किसको कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेड का मतलब होता है कुछ पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लाना। तो ये ट्रांसपोर्टेड जो प्रोटीन है वो हमारा हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है, ले जाने और लाने का काम करता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए भाई कि हार्मोनल प्रोटीन किसको कहते हैं। हार्मोनल प्रोटीन का मतलब होता है भाई कि वो ऐसा प्रोटीन जो हार्मोन की तरह कार्य करता हो। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन जो है ये एक हमारा हार्मोनल प्रोटीन है। इंसुलिन जो है हार्मोन की तरह काम करता है भाई, और इसका जो सेक्रेशन होता है वो हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से इसका सेक्रेशन होता है। और आपने पढ़ा होगा इंसुलिन के बारे में, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है भाई तो डायबिटीज रोग होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन की तरह कार्य करता है, हार्मोनल जो है प्रोटीन है ये, और इस इंसुलिन का काम है
ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देना। अगर इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज का कन्वर्सन ग्लाइकोजेन में नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और वी आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। हम लोग जो है डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एंजाइम की तरह कार्य करने वाले कौन से प्रोटीन हैं, तो ध्यान देना पेप्सिन, इरिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रेनिन, ये सारे जो प्रोटीन हैं ये एंजाइमेटिक प्रोटीन हैं, एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए भाई कि ब्लड वेसल्स में ब्लड दौड़ रहा है और जैसे हमारा ब्लड लगता है ब्लड बाहर आता है, भाई हवा के संपर्क में जो ही आता है हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम जाता है। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि हमारे ब्लड वेसल्स में कौन ऐसा एजेंट है जो कि हमारे ब्लड को जमने नहीं देता, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे ब्लड में पाया जाता है हेपेरिन, और हेपेरिन इज एंटीकोगुलेंट प्रोटीन। ये जो एंटीकोगुलेंट है मतलब ब्लड को जमने नहीं देने वाला प्रोटीन है, और इसी प्रोटीन की उपस्थिति के कारण हमारा ब्लड वेसल्स में जो ब्लड दौड़ रहा होता है वो जमता नहीं है। लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल्स रप्चर होता है, भाई ब्लड हवा के संपर्क में आता है, हमारा हेपरिन इनएक्टिव हो जाता है, और जैसे हेपरिन इनएक्टिव होता है कि जो ब्लड को जमाने वाले जो प्रोटीन्स हैं, ब्लड को जमाने वाला कौन कौन सा प्रोटीन है भाई, ब्लड को जमाने वाला प्रोटीन हमारा जो थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है, फाइब्रिन है, ये सारे जो प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं और तब जो हमारा ब्लड जम जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि एंटीकोगुलेंट प्रोटीन किसको कहते हैं भाई, तो भाई एंटीकोगुलेंट प्रोटीन जो है हमारा क्या है, हेपेरिन है। अगर कोगुलेंट प्रोटीन की बात करें, अगर पूछा जाए कोगुलेंट प्रोटीन कौन कौन सा है भाई, अगर कोगुलेंट प्रोटीन की बात करें तो याद रखना है थ्रोम्बिन, जो कि ब्लड को जमाने का काम करेगा, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजीन हो गया, फाइब्रिनोजीन हो गया, फाइब्रिन हो गया, ये सारे जो है प्रोटीन जो है कोगुलेंट प्रोटीन कहलाते हैं, ब्लड को जमाने वाले प्रोटीन कहलाते हैं, जबकि हेपेरिन जो है नहीं ब्लड को जमने नहीं देता भाई। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है हेपेरिन बनता कहाँ पर है भाई, तो याद रखना हेपेरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। क्लियर है भाई। चलिए, हड्डी में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ऑसिन। और जैसे मान लो कि ये हाथ को जो हम लोग बेंड करते हैं, फैलाते हैं भाई, तो ये मांसपेशी में जो कॉन्ट्रैक्शन या जो एक्सपेंशन होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन करने वाला जो प्रोटीन है उसको कहा जाता है एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन दो ऐसे प्रोटीन हैं जो कि मांसपेशी में संकुचन और फैलाव कराने वाला प्रोटीन होता है भाई। अगर कभी पूछ दिया जाए प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, तो बताना है कि प्रोटीन का जो नेचर होता है वो हमारा बेसिक होता है भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये सारे हम आपको दे रहे हैं भाई। और ये जो इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किया है ये किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है या एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, है ना, इस बात को जो ध्यान रखना है। तो प्रोटीन की अगर कमी होती है भाई, तो प्रोटीन की कमी से बच्चे में दो प्रमुख रोग होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेरस्मस और क्वासियोरकर। कभी जो है ये रोग जो है किस तरह का रोग है, बच्चे में कैसा होता है, जरा सा यहां पर आप देख लीजिए। ये क्वासियोरकर का लक्षण है और ये मेरस्मस का लक्षण है। क्वासियोरकर में क्या होता है भाई कि इसमें जो पूरा जो बाल बच्चे का जो है पूरा घना नहीं होता, जैसे तैसे होता है भाई। देखते हो यहाँ पेट निकला हुआ होता है ना, मुंह जो होता है एकदम से पूरा जो है राउंडेड होता है, ओठ लटका हुआ होता है भाई। ये क्वासियोरकर का लक्षण है। इसका जो पेट है निकला हुआ रहता है। और मेरस्मस में जो होता है देखते हो एकदम से बत्ती जो दिखाई पड़ रहा होता है चेस्ट का, है ना, और उसके बाद पूरा जो लेन थीन मतलब जो उसका रहता है बॉडी भाई। कभी जो आप अगर हनुमान मंदिर गए होगे, पटना में हनुमान मंदिर अगर गए होगे भाई, तो उस भीख मांगने वाले बच्चे को तुमने देखा होगा। मैं इसलिए एग्जाम्पल ये दे रहा हूं भाई कि वहां पर आपको मेरस्मस और क्वासियोरकर के बच्चे का जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। और जब तुम वहां जाओगे
तो देखोगे कि वो माँ जिसकी स्तन में दूध नहीं है, लेकिन जो है वो 4 बच्चे की माँ है। एक को जो इधर लगाई हुई है, एक को इधर झोला में टांगे हुई है, एक वो गर्दन पर है और 2 वो रह रह करते हुए पीछे से आ रहा है। जिस माँ के स्तन में दूध नहीं है वो बच्चे को क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी बोलो। और माँ का दूध बच्चों के लिए मैंने कहा कि सर्वोत्तम आहार होता है भाई। कहा जाता है कि 6 महीने तक बच्चों को माँ के दूध के अलावा पानी तक भी ना दें, और वो बच्चा को दूध नसीब कहाँ से होगा। अगर माँ के पेट में अन्न नहीं है तो उसके ब्रेस्ट में दूध कहाँ से आएगा भाई। और वो भीख मांगने वाली लाचार माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही हैं। हम लोग जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, नैवेद्यम चढ़ाते हैं भाई, और हमारे सामने आंचल फैला देती है, हम लोग जो उसमें एक लड्डू नैवेद्यम वाला डाल देते हैं। वो माँ अपने भी लड्डू खा रही हैं और उस नाजुक बच्चे को जिसको कि पानी तक भी नहीं देना चाहिए, उसको भी मतलब जो है बजरंगबली का लड्डू खिलाया जाता है। तो सोच लो कि जब वो बच्चा बजरंगबली का लड्डू खाएगा तो पेट गणेश भगवान की तरह क्यों नहीं निकलेगा। और यही कारण देख तो पेट लटक जाता है ना। चेस्ट जो है उसका देखोगे कि जो फ्लैट नहीं होता, बल्कि ऐसे कबूतर की तरह निकला हुआ रहता है। तो ये सारे जो कारण क्या है, कारण ये है कि उसे माँ का दूध नसीब नहीं हो रहा है भाई, और जिसके कारण से प्रोटीन की कमी होती है। और मदर मिल्क ऐसे भी पावर कहा जाता है, जानते हो है ना। हम लोग को कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता था बचपन में भी, या अभी भी होता है, तो क्या बोलते हैं, आओ फरिया लेते हैं, देखते हैं तो और मैं कितना दूध पिलाई है। मदर मिल्क मीन्स पावर, और वो बच्चा बहुत ही बदनसीब होता है जिसे कि माँ का दूध नसीब नहीं होता। और ये दोनों जो कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों ही बच्चे उसी का शिकार हैं, जिन्हें कि प्रोटीन जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार है, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता। और जिस माँ का दूध जितना ही ज़्यादा पतला होगा, वो जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। चाहे माँ का दूध जो है मनुष्य में जो है सबसे पतला होता है, माँ का दूध सबसे ज़्यादा प्रोटीन, उसके बाद गाय का दूध पतला होता है, उसके बाद बकरी का दूध पतला होता है भाई, उसमें ज़्यादा प्रोटीन, उसके बाद जो है गाय का दूध, गाय के बाद भैंस का दूध, भैंस के बाद सूअर का, फिर ऊँट का। इस प्रकार से जो है जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता चला जाता है उसमें फैट की मात्रा बढ़ते जाती है, और जैसे जैसे दूध पतला होता चला जाता है प्रोटीन की मात्रा बढ़ते चली जाती है भी। इसलिए जो है माँ का दूध चूँकि सबसे पतला होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा उसमें पाई जाती है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चे में 2 रोग है ना, वो है हमारा मेरस्मस और क्वाशियोरकर। भाई बहुत अफसोस की बात है कि कुछ स्टाइलो मदर जो कि मॉडर्न ज़माने की हैं, पता नहीं किन से वो बायोलॉजी पढ़ी हैं और किसने उनको बायोलॉजी समझा दिया है अच्छा से, कि भाई वो ऐसी ऐसी गलत धारणाएं अपने दिमाग में रखे हुई हैं। उनको लगता है कि जो स्तनपान कराने से उनका फिगर खराब हो जाएगा। अरे भाई, भगवान ने जिसको जिस तरह का फिगर दिया है वैसा ही रहेगा, है ना। स्तनपान कराने से फिगर आपका खराब नहीं होगा। फिगर तो तब आपका खराब हो जाएगा कि जब स्तनपान नहीं कराइएगा, और जब आपके ब्रेस्ट में मिल्क का एक्युमुलेशन होगा, और जब आपके स्तन को काट के हटा दिया जाएगा, उसके बाद आपका फिगर कितना बेहतर होगा वो तो आप भी समझ में आपको भी आ रहा होगा। इसलिए ऐसी बुड़बक माताओं को थोड़ा लाइन पर लाने के लिए या सही बायोलॉजी समझाने के लिए कि भाई उनसे उसको कोई हानि नहीं होने वाली है, मदर्स डे, स्तनपान दिवस जैसे मतलब जो दिवस चलाए गए हैं, ताकि ऐसी माताएं भी कुछ कन्विंस हो सके। बच्चे का जो अधिकार है उसे दीजिए। और मैं सभी बहनों से अपील करूंगा कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। फिगर का खराब या अच्छा होना वो तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा है। बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि 5 बच्चे की माँ होने के बाद भी उनका फिगर टंच रहता है। कुछ ऐसी बहनें होती हैं जिसकी शादी भी नहीं हुई, उसके भी फिगर जो है डोल डाल हो जाते हैं। तो भाई ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो ऊपर वाली बात है, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हटाइए और बच्चे का जो अधिकार है उसे स्तनपान कराइए, क्योंकि
स्तनपान जब आप कराते हैं तो बच्चे का हार्ट मजबूत होता है ना। और जो बच्चा हार्टली मजबूत होगा, मेंटली मजबूत होगा, वही तो कल देश का कर्णधार होगा। थैंक यू भाई। आज के सेशन में हम इतना ही रहने देंगे। और जो नेक्स्ट जो फूड एलिमेंट हैं, है ना, उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट सेशन में जो है आपसे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं। और जो कमिंग सेशन है वो तो और भी ज़बरदस्त है, क्योंकि उसमें जो है आपको हम फैट, उसके बाद विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।